हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इसका थर्ड टॉपिक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है द इंटर वॉर इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जब वॉर चल रहा था, हम यहाँ वॉर की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे जो 1914 से लेके 1918 तक चला। इस वार की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वार है ये अलाइज पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में वेग हुआ, लड़ा गया। आप सबको पता है कि अलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ये पावरफुल इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी। उसके बाद में धीरे धीरे यूएस का भी एंट्री इसमें हुआ था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड ओटोमन टर्की, उस वक्त में ओटोमन टर्की बहुत पावरफुल एम्पायर था और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में इंपीरियल पावर था, यानी राजाओं का रूल था। उस वक्त में इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब हम बात करेंगे इस वर्ल्ड वॉर का जो असर है। तो इस वर्ल्ड वॉर के वजह से जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट में जो नुकसान हुआ, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस वक्त में इकोनॉमिकल कंडीशंस कॉलोनियल कंट्रीज में किस प्रकार से थी, और उसी वक्त में साइमल्टेनियसली जब कॉलोनियल कंट्रीज की इकोनॉमी इंक्रीज हो रही थी तो उसी वक्त में हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी, हम ब्रिटेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने हमें इंडिया को कॉलोनाइज किया था करके हम उस कंसर्न में ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, तो सारे यूरोप की इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हमने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था हिटलर का, उसमें भी ग्रेट डिप्रेशन का पार्ट था। बस वही पार्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये वर्ल्ड वॉर मॉडर्न वर्ल्ड वॉर कहलाया गया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहलाया गया, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ दिस 19th सेंचुरी वॉज द एविडेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल वेपन्स। नए नए वेपन्स जो हैं वो आना स्टार्ट हुए थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, है ना, ये बहुत मैसिव स्केल पे उसका यूज हुआ। अब ये जब वेपन्स इस तरह से यूज होने लगा तो उसका प्रोडक्शन भी हर कंट्री, अब हर कंट्री का मतलब हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन भी बढ़ाने लगी थी और बहुत सारे सोल्जर्स उनको आर्मी में फोर्सफुली भर्ती कराया जाने लगा था, रिक्रूट कराया जाने लगा था। और इस तरह से बहुत ऐसे शिप्स, ट्रेन्स, है ना, इनका भी यूज़ हुआ, इनका भी कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये जो वार है उसका आउटकम्स भी हम देखेंगे, सोशल आउटकम भी बहुत बड़ा है इसका। तो आउटकम्स में हम देखेंगे कि जो डेथ है, डेथ रेशियो इतना बढ़ चुका था, इसके पहले के वॉर्स में इतना नहीं होता था, लेकिन ये वॉर इंडस्ट्रियल वॉर था करके 9 मिलियंस लोग जो हैं मर गए, करीबन 20 मिलियंस पीपल इंज्यूर्ड हुए हैं। और ये इंडस्ट्रियल वॉर था और सोल्जर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो एबल बॉडीज जो थी, जो पीजेंट्री जो था, वो जो क्लास था कंट्री साइड से निकलने वाला, मैक्सिमम लोगों को हायर किया जाने लगा आर्मी में।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्ट्रीज या फिर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, वहाँ काम करने वाला वर्कफोर्स वो कम होने लगा था। फिर एबल बॉडीड जो हैं वो आर्मी में रिक्रूट हुआ करते थे, और घर में जो हाउस होल्ड इनकम जनरेट करने वाली वो थी घर की लेडीज, वुमन थी। लेकिन फिर भी इसका असर ये हुआ कि फैमिली की इनकम धीरे धीरे कम होने लगी। हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन ड्यूरिंग द वॉर। अब इंडस्ट्रीज में बढ़ने क्या लगा था, किसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा था? इंडस्ट्रीज में जो वॉर रिक्वायरमेंट के लिए जो वॉर इक्विपमेंट्स है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। और men went to battle and women stepped into the jobs। अलग अलग प्रकार के जॉब में उन्हें एंट्री कर दी। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमिकल फ्रंट में यूरोप का लॉस हुआ। हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार से यूरोप पहले क्रेडिटर हुआ करता था, अब वो डेप्टर बन गया। यानी इतना पैसा था यूरोप में कि वो बाकी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर जो एक्सपेंडिचर उनके बढ़ रहे थे, वॉर एक्सपेंडिचर जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारा लोन लिया था। यूएस से बैंक से भी लिया था और लोगों से भी लोन लिया था। तो आज युद्ध के ड्यूरिंग में वो डेप्टर बन गए। और वही और एक कंट्री जो है अमेरिका, यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इमर्ज एज अ क्रेडिटर, इंटरनेशनल क्रेडिटर करके वो इमर्ज हो रही थी। ये इफेक्ट हुआ। अब साइमल्टेनियसली जब यूरोप में इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हो गई, ऑब्वियसली उसका असर भी उसके कॉलोनियल कंट्रीज में पड़ा था। लेकिन इंडिया में जब यूरोप में वॉर चल रहा था तो इंडिया के बिजनेसेस बढ़ गए थे, इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप हो गई थी। सिर्फ इंडिया नहीं तो जापान में भी इंडस्ट्रियल जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन ह्यूज स्केल पे होने लगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो सप्लाई होता था यूरोप में। इतना ही नहीं तो फूड प्रोडक्शन, ग्रेन्स, जूट, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था और वो सप्लाई भी होता था, और इंडिया की और जापान की इकोनॉमी बूस्ट भी हो गई थी, बढ़ भी गई थी। तो यहाँ पे हम इस टर्म में देखेंगे कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फ्रंट में क्या चेंजेस हुए। तो इकोनॉमिकल हम देखेंगे कि जो यूरोप पहले क्रेडिटर था अब डेप्टर बन गया। जो यूएस पहले डेप्टर था अब वो क्रेडिटर बन गया। सिचुएशन पूरी की पूरी बदल गई थी। अब हम आते हैं कि इंडिया में उसका क्या असर हुआ। ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनाइज की थी तो उसका असर इंडिया में भी हुआ होगा, तो हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इंडिया का बढ़ गया था, एज वी सी दैट टाटा स्टील है ना, इस कंपनी को टिस्को, इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा तभी भी मिला था। तो इंडिया का जो बिजनेस है पर्टिकुलरली इन स्टील, जूट, फूड, व्हीट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, ये इंक्रीज हुआ था। लेकिन उसी वक्त में इंग्लैंड में जॉब कम हो रहे थे। अब आप बोलेंगे कि सर वहाँ भी वार जब चल रहा था तो डिमांड तो वहाँ पे भी थी, बिल्कुल डिमांड थी, लेकिन
एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, है ना। एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ वॉर, when there is a war, expenses also increases, and it is very difficult for any countries, है ना। वो वॉर के ड्यूरिंग में जब एक्सपेंसेस होते हैं तो कंट्री को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सेम थिंग हैपेंड विथ इंग्लैंड,